बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स। इसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो के अंदर जो है हम 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल्स को, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, अब अल्कोहल का ही आगे काम है। ये फिनॉल्स जो है ना, फिनॉल्स, इसमें भी अल्कोहल ही दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप OH होता है। फिनॉल में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप OH ही होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर किसी चेन के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है। बल्कि नहीं, मैं तो भूल गया। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है, ये तो लाजमी बोलना है भाई, ताकि स्ट्रेस वगैरह आपका ख़त्म हो। अच्छा, बहरहाल तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर ये फिनॉल्स जो हैं, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? दोनों के अंदर, अल्कोहल और फिनॉल्स के अंदर, इस फ़र्क को समझना ज़रूरी है भाई। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। फिनॉल्स जो है, इसके अंदर भी OH ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अल्कोहल्स में OH ग्रुप लगा हुआ है किसी अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइल ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। ठीक है, और फिनॉल्स के अंदर जो OH लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है बेंजीन के साथ। ये रहा बेंजीन। समझ में आ गई बात? बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला है C6H6। इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स वगैरह है वो। खैर, हम पिछली वीडियोस के अंदर, पिछले चैप्टर्स में बेंजीन के स्ट्रक्चर को तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। अब तो इसमें हम खैर नहीं जाएंगे। तो ये है बुनियादी फ़र्क। जब फिनॉल्स की बात आए तो समझ जाइए बेंजीन और OH आ गया, और अगर सिर्फ अल्कोहल्स की बात आए तो समझ जाइए कि OH के साथ क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ये बुनियादी फ़र्क है। तो पिछली 2 वीडियोस के अंदर अल्कोहल्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर OH ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है। अब जो है फिनॉल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें OH ग्रुप किसके साथ लगा हुआ है? बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ है। अब आगे चलते हैं। फिनॉल्स का पहले इंट्रोडक्शन क्या है? पेज नंबर 171 से ये शुरू हो रहा है। मोटी मोटी बातें इसकी क्या हैं, ये बहुत अहम होती हैं, MCQs में आ जाती हैं। अगर आप MD-CAT एस्पायरेंट हैं तो MD-CAT एस्पायरेंट तो वो बिल्कुल शिकारी की तरह होता है। वो तो एक इन्फॉर्मेशन को भी मिस नहीं जाने देता, क्योंकि यहाँ तो मुकाबला है ना। एंट्री टेस्ट के अंदर MD-CAT के मुकाबला है भाई, कंपटीशन है इसमें। ये थोड़ी कि आप एंट्री टेस्ट पास कर जाएंगे, नहीं भाई, पास तो सभी कर लेते हैं। यहाँ तो कंपटीशन है, मुकाबला है। ठीक है, तो जो मुकाबला करने वाले हैं वो जानते हैं कि अगर एक पॉइंट हमारा मिस हो गया, उसकी वजह से एक MCQ रह गया और किसी दूसरे ने वो MCQ सही कर लिया, तो वो ले गया, सीट ले गया, वो लम्स की सीट ले गया, वो आप रह गए। आपके भले 95% मार्क्स आए, 195 मार्क्स आए आपके, उसके 196 आ गए, गए आप, बेकार है आपके वो 195 मार्क्स आउट ऑफ 200। इस बात को जहन में रखिएगा। तो इसलिए MD-CAT एस्पायरेंट जो है वो तो कैची आइज़ रखते हैं। ठीक है, फ़ौरन कैच करने वाले और फ़ौरन नोट करने वाले कि इन्फॉर्मेशन कोई मिस नहीं हो जाए। कहीं से कुछ भी आ सकता है। फिनॉल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर OH ग्रुप लगा हुआ है, किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, वो कंपाउंड सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो फिनॉल्स कहलाते हैं। ये बात हो गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर एक पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट कंपाउंड है, उसको भी ज़रा आप नोट कर लें। पेरेंट कंपाउंड जो है वो कौन सा? इस पूरी फैमिली का, मतलब उससे आगे मामला चलते हैं। पेरेंट कंपाउंड की तो बात करते हैं तो स्टार्टिंग, सबसे पहला वाला, स्टार्टिंग जो सबसे पहले वाला है वो ये है, ये OH लगा हुआ। समझ आ गई बात? ये वाला। ठीक है, और यही जो पेरेंट कंपाउंड है, इसी को, इसके कई नाम हैं। ठीक है,
क्योंकि इसके अंदर एक जो है वो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, एक जो है इसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये मोनो हाइड्रोऑक्सी बेंजीन कहलाएगा। मोनो मीन्स एक, हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन, तो ये मोनो हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन जो है ये क्या है, ये पेरेंट कंपाउंड है। आगे जो आएंगे वो बच्चे कंपाउंड होंगे, वो इसी में से निकलेंगे, इसी में से सारे इसी में से निकलेंगे। जितने हज़ारों सैकड़ों किस्म के जो फिनॉल्स हैं वो सब के सब इसी में से निकलेंगे। पेरेंट बोल दिया है ना इसको, अब इसमें से आगे बात होगी, इसी में रद्दोबदल होगा, इसी में चेंजेस होंगी, डेरिवेटिव्स जो होंगे इसी में से होंगे। तो ये मोनो हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन कहलाता है। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसी का एक और नाम भी है, इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोलिक एसिड भी इसको कहा जाता है, दूसरा नाम भी नोट्स में डाल लें आप। और इसको बेंजीनॉल भी कहा जाता है, तीसरा नाम भी इसको बेंजीनॉल। जिनकी नोमेनक्लेचर पे अच्छी ग्रिप है वो तो समझ गए होंगे बेंजीन और ऑल का क्या मतलब है यहाँ। तो ये तीन नाम हो गए इस पेरेंट कंपाउंड के, क्या क्या हो गए, मोनोहाइड्रोऑक्सी बेंजीन, कार्बोलिक एसिड और बेंजीनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन भी सुन लीजिए आप। क्लासिफिकेशन, यहीं से इसकी क्लासेस बन जाती हैं, 3 क्लासेस जो हैं इसकी बनती हैं। ये डिपेंड करता है कि ये अल्कोहल ग्रुप जो है वो कितने लगे हुए हैं इस बेंजीन रिंग के साथ। अगर एक लगा हुआ है तो ये मोनो हाइड्रोऑक्सी बेंजीन कहलाएगा, जिसकी मिसाल ये रही। और अगर 2 लगे हुए हैं तो ऐसे सारे फिनोल्स जिनके अंदर 2 अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, डाई मीन्स 2, डाई हाइड्रोऑक्सी बेंजीन। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 3 जो हैं वो अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इसको मिटा दूं, ट्राई ऑक्सी, मोनो डाई वाला भी मिट गया, डाई हाइड्रोऑक्सी। अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लिख लीजिएगा, डाई हाइड्रो ऑक्सी। और ये जो है हमारे पास ट्राई हाइड्रो ऑक्सी, ये वाला। सिर्फ ये वाले नहीं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ एक आपको OH नज़र आ रहा है, दूसरा कोई भी उसके साथ लगे हुए हो, ठीक है, वो दीगर मामला है। लेकिन अगर ये जो है एक OH ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, बाकी लेफ्ट राइट यहाँ कुछ और भी लगे हुए भले, वो मसला नहीं है, ये सिर्फ एक ही है, तो ये मोनोहाइड्रोऑक्सी कहलाएगा। और यहाँ पर अगर OH ये 2 लगे हुए हैं और इन 2 के अलावा भी कुछ लेफ्ट राइट लगा हुआ है, आप इन 2 को फोकस करें, ये डाई हाइड्रोऑक्सी बेंजीन कहलाएंगे। और अगर 3 OH लगे हुए, ये ट्राई हाइड्रोऑक्सी जो है वो कहलाएंगे। इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स, मोनो हाइड्रोऑक्सी बेंजीन, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, पहला तो यही है, ठीक है भाई, क्या नाम है इसका, बेंजीनॉल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी कैटेगरी आ जाती है डाई हाइड्रोऑक्सी बेंजीन। इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एक है कैटिकोल, बल्कि 3 एग्जाम्पल्स हैं, और दूसरी एग्जाम्पल्स जो है हमारे पास रिसोर्सिनोल है, और इसी में ही
तीसरी एग्जाम्पल जो हमारे पास है हाइड्रोकिनोन है। हाइड्रोक्विनोन है, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये कैटिकोल कैसे बना हुआ है। कैटिकोल जो है इसमें यहाँ OH लगा हुआ है एक, और यहाँ OH लगा हुआ है। इनकी पोजीशन का ध्यान रखिएगा। कैटिकोल के अंदर दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे यहाँ OH लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे OH लगा हुआ है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी आपने। रिसोर्सिनोल को अगर देखें तो यहाँ पर इसमें भी 2 पोजीशन का फ़र्क देख लें आप। पोजीशन यहाँ पर इसकी जो है वो डाई वाली की, रिसोर्सिनोल की कहाँ है, OH की, तीसरे नंबर पर। अच्छा, उसके बाद ये हाइड्रोक्विनोन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्रॉस में OH लगे हुए हैं 2 इस तरह से, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। अब जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो ट्राई हाइड्रोक्सी की है। ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसके अंदर 3 लगे हुए होंगे, ठीक है। और यहाँ ये हमारे पास है पायरोगैलोल, क्या नाम है इसका, पायरोगैलोल। पायरोगैलोल 1, 2 और 3 पोजीशन पे है। यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है। ट्राई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी, ठीक है भाई, नोट कर लें। और ये तस्वीरें बनाने की प्रैक्टिस करें आप, ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ फिनॉल के। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, इसके स्ट्रक्चर के अंदर 2 चीज़ें जो है वो, इसमें भी sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन दोनों है, पहले ये समझ लीजिएगा। ये ऑक्सीजन जो है जो लगा हुआ है ना इसके साथ OH के अंदर, पहले इसको समझ लें। इस OH के अंदर ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हाइब्रिडाइजेशन को पिछली वीडियोस में मैं इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे ख्याल में जो बच्चे शुरू से देखते हुए आ रहे हैं सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 तक, हाइब्रिडाइजेशन उनको याद हो गया हो, लेकिन मैं एक क्विक रिव्यू फिर भी देता हूँ, ठीक है ना। तो ये OH जो है इसमें ऑक्सीजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये OH किसके साथ अटैच हुआ हुआ है, इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ है। इस बेंजीन रिंग के अंदर ये जो कोने नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये बात याद रखिएगा, ये कोने आपको कभी भी नजर आए, ये कोने असल में कार्बन होते हैं, ठीक है, नोट कर लिया इसको। ये कोने क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये जो OH ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन भी तो हाइब्रिडाइजेशन करता है। ये कार्बन जो इसमें बना हुआ है, ये कार्बन, ये जो कार्बन है यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब 2 किस्म की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, अब जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या रखेंगे, sp3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि दोनों किस्म की हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 भी है sp2 भी है, तो बॉन्ड का नाम क्या रखेंगे। पहला बॉन्ड जो बनता है वो तो बनता ही सिग्मा बॉन्ड है, ये बात तो तय है। पाई बॉन्ड तो होता ही दूसरा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। तो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर जो पहला ही बॉन्ड जो बना हुआ है वो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड का नाम क्या रखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, sp3 सिग्मा बॉन्ड इसको बोलेंगे या फिर sp2 सिग्मा बॉन्ड इसको बोलेंगे, इसको दोनों बोलेंगे। यानी कि इसका जो नाम होगा वो होगा sp3 डैश sp2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नोट कर लें इसको भी।
ठीक है भाई। अच्छा, और एक बॉन्ड जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बना हुआ है। मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन बनेगी ना, वो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये आ गया यहाँ। ठीक है भाई, ओ एच और ये सी, इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तीनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, उसकी जो बॉन्ड की जो ज्योमेट्री है, बॉन्ड की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की बात करें तो हमारे पास एंगल आ जाते हैं, हमारे पास शेप आ जाती है। तो एंगल जो बनेगा इन तीनों के दरमियान वो बनेगा 109 डिग्री का, 109 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर कुछ टेक्निकल साइंटिफिक रीजंस भी आएंगे, रीजंस को ज़रा ध्यान से सुना करें, रीजंस बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। वाई 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 ये आपको पता होना चाहिए। एमडी कैट एस्पायरेंट जो है वो इस वाई के पीछे पड़ा हुआ होता है कि यार ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों अभी आ रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर इनके दरमियान जो बॉन्ड ज्योमेट्री है, इनके दरमियान जो एंगल बना हुआ है वो बना हुआ है 109 डिग्री का, 109 डिग्री का। अगर आपको यहाँ पर, अच्छा ये आपने देख लिया 109 डिग्री का, कोई दूसरा बॉन्ड आपको याद आ रहा है 109.5 डिग्री का, याद है आपको? ऐसा भी बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये 109.5 जो है, जब भी ये एंगल आपको नज़र आता है, ठीक है, ये नॉर्मली मीथेन के अंदर होता है, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है मीथेन में एग्जैक्टली यही है। तो ये 109.5 डिग्री का जो एंगल आपको नज़र आ रहा होता है, ये एंगल जो है ये एक ख़ास किस्म की ज्योमेट्री को आपको बता रहा होता है, उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये तो बात हो गई 109.5 डिग्री वाली की, ठीक है, इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। अब यहाँ पर 109.5 नहीं है, 109 डिग्री है, 109 डिग्री। अब यहाँ से वाई पूछा जाएगा कि भाई ऐसी क्या वजह है। तो इसमें जो ज्योमेट्री आपको नज़र आएगी वो भी टेट्राहेड्रल ही है, टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन वो टेट्राहेड्रल जो जिसके दरमियान एंगल जो बना हुआ है, कितना बना हुआ है 109 डिग्री का, 109.5 डिग्री का नहीं है। वाई, यही सवाल फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी क्या वजह है, ठीक है। यहाँ पर वजह है इस ऑक्सीजन के अंदर, आपको पता है दो क्या मौजूद हैं, दो जो है वो लॉन पेयर मौजूद, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस ऑक्सीजन के अंदर। तो ये वजह है। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई इसकी जो है वो, इसमें अल्कोफिनॉल के अंदर ये जो OH और कार्बन के दरमियान जो कार्बन के एटम्स के दरमियान इन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के एटम के दरमियान जो ज्योमेट्री है वो कौन सी है? आप बोलते हैं भाई वो है टेट्राहेड्रल। फिर वो आपसे बोलता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, फिर आपसे पूछता है कि भाई इसमें ज्योमेट्री तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, एंगल कौन सा? आप बोलते हैं 109 एंगल है। अब वो आपको फंसा लेता है, बोलता है भाई 109 जो एंगल है इसके ऊपर तो टेट्राहेड्रल बनता ही नहीं है, 109.5 पे बनता है। और अगर 109 पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी बन रही है तो इसकी वजह बताइए, इसके पीछे वजह क्या है? ये है साइंटिफिक रीज़न। ये है वो MCQs जो कि MD कैट टेस्ट के अंदर आते हैं। MD कैट एस्पायरेंट्स वजूहात सुन लें, उसके पीछे वजह, इनको अलग नोट किया करें। वाई, एक वाई सीरीज़ बनाएं पूरी की पूरी, मैं बनाऊंगा MD कैट एस्पायरेंट्स के लिए वाई सीरीज़ सारी की सारी, ठीक है। ज़रा एग्ज़ाम से फ्री हो जाएं तो मेरा लाइव जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन का भी प्रोग्राम है, रात में बैठ के जितने MD कैट एस्पायरेंट्स हैं सारे के सारे रात में आ जाएं। तो रात में 11 बजे, 11:30, 12 बजे लाइव आ जाऊँगा मैं। क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे जितने होते हैं, आपकी कोई भी MD कैट की गाइड जो है वो एक सिलेक्ट करके उससे जो है वो तैयारी हम शुरू कर सकते हैं आपकी केमिस्ट्री की, ठीक है।
अच्छा, तो ये अब इसका जवाब मिल गया। आप इसकी वजह बता सकते हैं कि भाई इसकी वजह जो है इस एंगल की कि ये 109 बन रहा है, उसके पीछे वजह इन तीनों के दरमियान जो ऑक्सीजन है और इसके अंदर जो इस ऑक्सीजन के अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है भाई, वजह भी पता चल गई। अब आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं फिनॉल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फिजिकल स्टेट आ जाती है सबसे पहले इसके अंदर। फिजिकल स्टेट, ज़ाहिरी स्टेट कौन सी है इसकी, सॉलिड है, लिक्विड होता है, गैस होते हैं, फिनोल्स क्या होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बारे में बताइए। तीसरी चीज़ टॉक्सिसिटी, जहरीलापन, टॉक्सिसिटी, पॉइजनस होता है ये। चौथी चीज़ जो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है भाई, ये 4 चीज़ें हो गई। अब पहली अगर बात करें फिजिकल स्टेट के बारे में, तो यहाँ पर इसके हवाले से इंफॉर्मेशन है कि ये सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड हमारे पास 2 किस्मों के होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स भी होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, किस कलर के हैं ये वाइट कलर के। वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो प्योर फिनॉल्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन ये बात जहन में रहे कि ये जो वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला फिनॉल है ये कौन सा होगा, ये प्योर होगा। प्योर हम किसको कहते हैं, जो खालिस होता है, जिसमें मिलावट नहीं होती, जिसमें कोई इम्प्यूरिटी नहीं होती, इम्प्यूरिटी नहीं होती। एक और किस्म का फिनॉल है जिसका कलर आपको रेड नज़र आएगा, रेड फिनॉल, रेड फिनॉल। तो रेड कलर का फिनॉल आपको नज़र आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये रेड क्यों हुआ है। एग्जैक्टली इसमें कोई ना कोई इम्प्यूरिटी है, इस फिनॉल में कोई ना कोई मिलावट है। ठीक है, और वो इम्प्यूरिटी या वो मिलावट कौन सी होती है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं कुछ, ऑक्सीडाइज्ड, नोट्स में डालने आप, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो कि मिक्स हुई हुई हैं इस फिनॉल के अंदर, जिसकी वजह से इस फिनॉल का कलर वाइट के बजाय रेडिश हुआ हुआ है, रेड कलर का हुआ हुआ है। ठीक है भाई, दूसरी क्या बात है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, बहरहाल ये सॉलिड तो है, जब आप इसको हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को आप हीट करेंगे तो वो लिक्विड फिनॉल जो है, एक वक्त आएगा ऐसा जब वो लिक्विड फिनॉल जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड फिनॉल बॉयल होना शुरू हो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, वो उसका क्या होगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट अगर इसका देखें तो हाई होता है, हायर देन कंपेरेबल साइज ऑफ अदर कंपाउंड्स। अब आपसे ये सवाल किया जाएगा कि भाई जो दूसरे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनका भी सेम साइज है जितना फिनॉल का है। ठीक है, जो अदर कंपाउंड हैं और जो फिनॉल है, साइज जो है दोनों का क्या है, साइज दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर मासेस सेम है, मोलर मासेस सेम है, तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। लेकिन फिनॉल्स जो हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है उन दूसरों के मुकाबले में। हालांकि मॉलिक्यूलर मासेस, मोलर मासेस दूसरे कंपाउंड्स के और उसके सेम हैं, तो एक ही जैसा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ना। रीज़न क्या है इसका, रीज़न बता दीजिए। वही दोबारा फिर साइंटिफिक रीज़न आ गया कि भाई क्यों, इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे वजह मौजूद है कि यहाँ पर ये जो है वो फिनॉल के अंदर जो है वो OH मौजूद है।
जबकि दूसरे कंपाउंड्स के अंदर OH मौजूद नहीं है। फिर आपसे सवाल किया जाता है भाई OH मौजूद है अगर फिनॉल के अंदर तो इससे बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का क्या ताल्लुक है? तो इसका जवाब आप क्या देंगे? इसकी वजह क्या होती है कि OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। फिनॉल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं आपस में, टुगेदर आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं इसकी वजह से। जैसे कि ये एक फिनॉल है, ये भी दूसरा फिनॉल है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो है वो क्या बन सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। उसके पीछे वजह क्या है ये? और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, ठीक है। साइंटिफिक रीज़न भी आपको पता चल गया। अब चलते हैं इसकी टॉक्सिसिटी के ऊपर। पॉइजनस है ये और कोरोसिव भी है, पॉइजनस है और कोरोसिव भी है। पॉइजनस का मतलब जहरीला, ठीक है, ये तो आपको पता है। टॉक्सिक है, जहरीला है, ठीक है। टॉक्सिक है ये, जहरीला है, और कोरोसिव भी है। कोरोसिव क्या होता है? कोरोसिव जिससे जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग इफेक्ट, बर्निंग इफेक्ट। तो फिनॉल्स जो हैं ये अगर आप इनको छुएंगे तो आपकी स्किन पे जो है वो जलन महसूस होगी, आपको बर्निंग इफेक्ट जो है वो महसूस होगा। तो आप कहेंगे भाई फिनॉल्स तो कोरोसिव इन नेचर है, ठीक है। जहरीला भी है, ठीक है, टॉक्सिक भी है। जैसे कि जहर होता है, आप इसको खाएंगे अगर या सूंघेंगे तो फिर इससे आपको आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, ठीक है, आपको हॉस्पिटल भी ले जाया जा सकता है। और ये क्या है? टॉक्सिक भी है और कोरोसिव भी है, ठीक है भाई। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की तरफ चलते हैं इसकी। जब सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो एग्जैक्टली पानी की बात आती है। सॉल्युबिलिटी की बात आती है तो फिर वाटर की बात आती है। क्या फिनॉल्स और फिनॉल्स को जो है वो पानी में मिक्स किया जा सकता है? बिल्कुल मिक्स किया जा सकता है। क्या ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं? बिल्कुल ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। वही सवाल पूछे जाते हैं ना, तभी हमें क्लियर होता है। इसको हम कहते हैं मेमोरी चेकिंग। आपने जितनी मेहनत की है ना, आप यकीनन अपने आप को चेक करना चाहते हैं। ज़रा इस बात को समझिएगा। ख़ास तौर पे MD-CAT एस्पायरेंट्स को मैं वो बड़े दीवाने पागल होते हैं बहुत ज़्यादा, MD-CAT एस्पायरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा, कि भाई हमें जो है वो डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो वो मेन चीज़ उनके लिए क्या होती है कि इतना सब कुछ वो पढ़ रहे होते हैं, इतना सब कुछ पढ़ रहे होते हैं। अब इतना सब कुछ दिमाग के अंदर आपने पढ़ लिया, अब आप परेशान हैं कि यार इतना सब कुछ पढ़ तो लिया, पता नहीं वो सब कुछ मुझे याद आएगा या नहीं आएगा। जब आप एंट्री टेस्ट में बैठे वो होंगे वहाँ पर, ठीक है, तो क्या आपको वहाँ पर याद आएगा नहीं आएगा? इसके लिए भाई मेमोरी चेकिंग टेस्ट होते हैं। अपने आप को टेस्ट कीजिए, ठीक है, और मेमोरी चेकिंग जो है वो अपनी कीजिए। कैसे करेंगे? क्वेश्चन जब आपसे कोई पूछेगा, ये है मेन चीज़, ये मैं आपको बता दूँ, ये है मेन चीज़। ढेरों ढेर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और जब जैसे जैसे आप उन क्वेश्चंस के जवाब देते चले जाएंगे ना, आपकी मेमोरी चेकिंग होती चली जाएगी, खून बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। बोलेंगे वाह बेहतरीन, मेरी तो बड़ी अच्छी तैयारी है, मेरी तो बड़ी अच्छी तैयारी है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये भी इंशाल्लाह वो लाइव सेशन जो मैंने बोला है कि इसके बाद जो है हम करेंगे, ज़रा आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से फ्री हो जाएं, ठीक है। लेकिन इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आराम से, हाँ अभी तो हम आराम से सेकेंड ईयर का टेस्ट दे के बैठे हैं भाई, अभी तो कुछ हफ्ता 2 हफ्ते 15-20 दिन आराम करते हैं, महीना एक आराम करते हैं, फिर MD-CAT की तैयारी करेंगे। नहीं नहीं बाबा, इतना टाइम नहीं है आपका, 2-2.5 महीने भी नहीं गुजरेंगे, ठीक है। चीख पुकार मच जाएगी MD-CAT की, चीख पुकार मच जाएगी। तो वक्त से पहले अपने आप की अपनी तैयारी करके रखेंगे तो ही बात बनेगी, ठीक है। ठंडी, अपनी बॉडी को ठंडा नहीं होने देना है, वार्म अप रखना है कि अभी बाकी है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि पानी के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाता है। पूछा जाता है वाई, क्यों डिज़ोल्व हो जाता है? भाई इस क्यों का जवाब फिर आपके पास होना चाहिए। आप इसको बताएं कि इसलिए डिज़ोल्व हो जाता है कि पानी के अंदर जो H2O है और फिनॉल के अंदर जो OH है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। बस ये है वजह, जिसकी वजह से अल्कोहल जो फिनॉल्स जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है भाई, इसी वजह से ये सॉल्यूबल है वाटर के अंदर। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है इसके अंदर वो हमारे पास है एसिडिटी का। एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। अब वो पुरानी वाली डेफिनेशन जो आपको एसिड की याद है ना, कि वो पानी में डालते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करने वाले एसिड हैं। उसके बाद फिर लिविस एसिड आ जाता है वो, तो बला बला ये सब कुछ है, मतलब आपको हो गया यार। अब मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ना हाइड्रोजन आयन भाई नज़र आता है, ना तो प्रोटॉन का एक्सेप्ट डोनेट नज़र आता है, बला बला ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन वो एसिड है। अब क्या करें? तो बड़ी आसान सी बात यह है कि आप ये चेक कर लें कि आया ये सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर बेस के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, किसी मेटल के साथ ये रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, तो ये बात तय है कि ये एसिड है। और यहाँ पर यही बात की गई है कि ये जो है, पहली बात जो है फिनॉल्स, फिनॉल क्या है? ये एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर है, इसमें तेजाबियत मौजूद है। अब कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक, हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे? जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसी अल्कली के साथ, अल्कली के साथ। अब अल्कली कौन से हैं हमारे पास? जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं ना, जिसमें सोडियम आ जाता है, ग्रुप 1A वाले, ये वाले। हाइड्रोजन को हटा दें, हाइड्रोजन तो किसी ग्रुप में आता ही नहीं है पीरियोडिक टेबल के। तो फर्स्ट वाले जो भी हैं, उसमें हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फ्रेंशियम है, सीजियम है, ये सब के सब अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो अल्कली मेटल्स जो हैं उनके साथ ये फिनॉल्स रिएक्ट करेगा, ठीक है। लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब के सब। तो अगर तो ये इनके साथ फिनॉल रिएक्ट करता है, इन अल्कली मेटल्स के साथ, और उसके नतीजे में सॉल्ट बनता है, उसके नतीजे में क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो समझ जाइए फिर ये फिनॉल जो है ये क्या है? ये एसिड है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है भाई। इसकी मिसाल यहाँ पर दी है उन्होंने, ये है हमारे पास ऐसे 2 रिंग आपको चाहिए, ऐसे 2 रिंग फिनॉल के, ये मोनो हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन जो है, इसके आपको इस फिनॉल के, इस पेरेंट के, ठीक है, इसके 2 रिंग चाहिए। 2 लगाया हुआ है मैंने, 2 ऐसे होंगे, ठीक है। उसको आप रिएक्ट कराएंगे 2 सोडियम के साथ, 2 सोडियम के साथ। उसके नतीजे में अब यहाँ पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और ये सोडियम जो है इसकी जगह पर आ जाएगा, और इसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी उसकी आगे भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो अभी से उसको ज़रा समझ लीजिए, ONA, ONA, ठीक है भाई, ONA। ये ONA क्या है? इसको हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिन ऑक्साइड। इसको नोट कर लें, आगे आने वाले जो डेंजरस किस्म के केमिकल रिएक्शन है ना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में, उसमें ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये बार बार आएगा। इसलिए ज़रा इसको समझ जाइए कि यहाँ पर ये किस तरह से बनेगा। अच्छा, यहाँ पर अब क्योंकि ये 2 हैं, तो फिर यहाँ पर ये जो एक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं होगा, बल्कि 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे, और ये फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे। हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करना ये तो खैर सही नहीं होगा, आप हाइड्रोजन एटम जो है इनको कंसीडर करें बस, बल्कि नहीं चलें ठीक है ऐसे ले लें, वो बात फिर और ज़्यादा तवील हो जाएगी। बहरहाल, तो यहाँ पर ये इस तरह से, ये जब 2 मिलेंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या है? ये सॉल्ट है भाई, ये सॉल्ट है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये अल्कोहल को किससे रिएक्ट कराया आपने?
सोडियम के साथ, सोडियम यहाँ आया, इसको निकाला हाइड्रोजन को। अच्छा, कुछ बच्चे जो ना वो बोलते हैं सर ये आपकी अपनी मर्ज़ी चल रही है, इसको यहाँ से यहाँ ले आओ और यहाँ से यहाँ ले आओ। ऐसी बात नहीं है भाई, हमारी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चल रही, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं हो रहा है कि सोडियम यहाँ से आके इसको बोलेगा कि भाई यहाँ चले जाओ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, आप बोलते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, अपनी मर्ज़ी चल रही है मैथ्स के टीचर की, बस सपोज कर लिया, चलो यहाँ इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ इसको यहाँ रख देते हैं, और ये ऐसी बात नहीं है। पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कायदे कानून है भाई, ऐसे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता। ये पूरे इसके पीछे लॉज मौजूद हैं। अब मैं सारे लॉज कैसे आपको बताऊं, सिर्फ इसको समझाने के लिए मुझे सिर्फ एक बेसिक वीडियो बतानी पड़ेगी। आप ये समझें कि बड़े बड़े मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट हैं, वो आपस में क्या रिएक्ट नहीं करेंगे? बड़े पीस, इतना बड़ा मैग्नेट है, इतना बड़ा मैग्नेट है, इतना बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, कई सारे मैग्नेट के पीसेस आपके पास पड़े हैं, कुछ बड़े मैग्नेट हैं, कुछ छोटे मैग्नेट हैं। इसी तरह आयरन के कुछ टुकड़े भी आपके पास पड़े हुए हैं, कुछ आयरन के टुकड़े छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ इतने बड़े बड़े आयरन के टुकड़े हैं। अब इस ढेर सारे डिफरेंट वैरायटी के मैग्नेट्स के पीसेस को और डिफरेंट वैरायटी के इन आयरन के पीसेस को जब आप एक जगह इकट्ठा एक डब्बे में डाल देंगे तो क्या होगा? एक जंग नहीं शुरू हो जाएगी? आपको पता है कि आयरन जो है वो भागता है किसकी तरफ? मैग्नेट की तरफ। मैग्नेट उसकी तरफ चला जाएगा। अगर आयरन कोई बहुत बड़ा पार्टिकल है, बहुत बड़ा पीस है आयरन का, तो छोटा मैग्नेट जाके उससे चिपक जाएगा। फिर मैग्नेट आपस में भी तो चिपकेंगे, आपस में भी तो एक दूसरे के नज़दीक भाग रहे होंगे। कुछ मैग्नेट एक दूसरे को हटा भी तो रहे होंगे, क्योंकि मैग्नेट जो है उसमें एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। पॉजिटिव पोल को धकेलेगा, नेगेटिव पोल को धक्का देगा, ऐसे ही मामला। तो अजीब सी एक जंग नहीं मच जाएगी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो विनर होगा उस डब्बे के अंदर, लेकिन एक बात तय है कि फाइनल एक स्ट्रेट ज़रूर मिलेगी। ये नहीं होगा कि मुस्तकिल उनके दरमियान लड़ाई चलती रहेगी कि वो उसकी तरफ खिंच रहा है, वो उसकी तरफ खिंच रहा है, वो उसको खिंच रहा है, नहीं, बल्कि एक फाइनल स्ट्रेट थोड़ी देर में आपको नज़र आएगी कि भाई सुकून हो गया। अब सुकून वाली पोजीशन में जब आपने उसको डब्बे के अंदर खोल के देखा उसका ढक्कन, तो आपने देखा कुछ छोटे आयरन के पार्टिकल बड़े जो है वो मैग्नेट के साथ चिपके हुए हैं। तो बड़ा जो आयरन का पीस था उसके साथ छोटे छोटे मैग्नेट जो है वो चिपके हुए हैं। एक रेस्ट पोजीशन आ गई। तो अब मैं आपसे कहूँगा कि भाई अपनी मर्ज़ी चल रही है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर अपनी मर्ज़ी थोड़ी ना चल रही है यहाँ पर, ये छोटे छोटे जो मैग्नेट हैं ये बड़े उसको आयरन के पीस को अपनी तरफ नहीं खींच सकते, इसलिए खुद उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आयरन जो है वो बड़ा है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, जो कि उसको हरकत नहीं दे सकता इतना। लेकिन जो मैग्नेट है उसका मास छोटा है, तो मैग्नेट खुद चला जाएगा उसके पास उड़ के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मौजूद है ना। तो भाई यहाँ पर भी यही मामला चल रहा है, ये वही हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो मुझे अलग से तफसीली वीडियो समझानी पड़ेगी आपको। ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की जंग है पूरी की पूरी, जो चल रही होती है इन आइंस के दरमियान, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। समझ में आ रही बात आपको? और किसी की पॉजिटिव पावर ज़्यादा होती है, किसी की पॉजिटिव पावर कम होती है। तो ये कम ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स जो हैं ये इनके आपस में लड़ाई चल रही होती है। इसी को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पर भी यही मामला है, हाइड्रोजन जो है ये प्लस इसके साथ लगा पड़ा, ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है। तो ये जब यहाँ पर आएगा, ये क्या है, ये ज़्यादा पॉजिटिविटी है इसकी, हाइड्रोजन की पॉजिटिविटी कम है, ये आके उड़ा देगा सोडियम इसको, हाइड्रोजन को, निकलो भाई बाहर। समझ आ गई बात? और ये जो मिल रहे हैं यहाँ पर भी यही मामला चल रहा है। खैर ये बड़ी तवील बात है, इस पर अलग से वीडियो एक बनाऊंगा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, तो ये भी बताऊंगा कि ये अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहा मामला। बहरहाल ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। सोडियम फिनॉक्साइड, इसको नोट्स में डाल लें, ये आगे बात आएगी। दूसरा केमिकल रिएक्शन इसके साथ देख लें, दोबारा सोडियम फिनॉक्साइड ही हम बनाएंगे, लेकिन अब जो है बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये OH है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर एक तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ये हो गया, यहाँ पर क्या है ONA, ये बनेगा, ठीक है।
दूसरी एक और चीज़ बनेगी यहाँ पर, वाटर, H2O, वाटर बनेगा। तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये वाटर जो बन रहा है इसके लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन चाहिए, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, ऐसी बात। अब ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गई, यहाँ से भाई, एक तो हाइड्रोजन आयन तो यहाँ से निकल गया, ठीक है, और यहाँ से ये निकल गया हाइड्रोक्साइड आयन, और यहाँ से ये सोडियम निकल गया। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये जाके इस हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट होगा, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, H2O, पानी बनेगा। और ये हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा तो ये सोडियम इसकी जगह ले लेगा, उसके नतीजे में क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। नोट कर लें इसको, ये क्या है, एसिडिटी ऑफ फिनॉक्साइड। pKa वैल्यूज़, नॉर्मली हम एसिड्स को किससे देखते हैं, हम एसिड्स को मेजर करते हैं भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना कम नंबर होगा। अभी ये एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये आगे pKa, पहले भी वीडियो में एक मैंने बताया था, ये pKa वैल्यूज़, pH, ये आपको पता है सबसे pH का छोटा नंबर होगा 1 होगा, किसी एसिड का निकलेगा 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, टिल 7 तक, 5, 6। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात आएगी, तो जिसका जितना छोटा नंबर होगा आप कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। pH का जिसका जितना छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसका बड़ा होगा वो वीक एसिड हो जाएगा, और बड़ा pH का नंबर होगा किसी एसिड का वो और वीक एसिड होगा। ऐसी बात है यहाँ पर भी, ये pKa की जो वैल्यूज़ है ना, जितनी लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यूज़ हैं इसकी, उसका यही मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ रही है बात आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब pH के अंदर तो 1 से लेके 7, और उसके बाद बेस को देखते हैं तो 7 से लेके 14 तक मामला तमाम हो गया, ये रेंज दी हुई है 0 से लेके 14 तक। जबकि यहाँ पर pKa की वैल्यूज़ जो हैं ये नेगेटिव में भी होती हैं, पॉजिटिव में भी होती हैं, ठीक है। और इनका मकसद सिर्फ यही होता है एसिड्स को कंपेयर करना, कि कौन सा एसिड जो है दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा उसके मुकाबले में कम स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वीक एसिड है। यहाँ पर भी यही मामला है। फिनॉल की अगर हम देखें ना, फिनॉल की जो pKa की वैल्यू निकलती है, pKa वैल्यू जो निकलती है, ठीक है, फिनॉल की जो pKa वैल्यू निकलती है वो है 10, ठीक है। कार्बोऑक्जाइलिक एसिड को देखें, कार्बोऑक्जाइलिक एसिड को अगर देखें तो इसकी pKa की जो वैल्यू है, इसकी pKa की वैल्यू जो है वो 5 है। और अगर यहाँ पर हम इसको देखें, अल्कोहल को देखें, अल्कोहल की pKa वैल्यू जो है वो हमारे पास निकलती है लगभग 15 से 18 के दरमियान। अब इन तीनों का मवाजना कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी, फिनॉल का भी, अल्कोहल का भी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फिनॉल जो है वो क्या है, वीक एसिड है। फिनॉल जो है वो वीक एसिड है, किसके मुकाबले में, कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में। क्यों, क्योंकि जितनी लोअर वैल्यू होगी pKa की उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी लोअर वैल्यू है 5, और फिनॉल की जो है वो 10 हायर वैल्यू है। तो यहाँ पर ये जो फिनॉल है एग्जैक्टली ये वीक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके मुकाबले में वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तो इनका कंपैरिजन हो गया। अब ज़रा फिनॉल का कंपैरिजन आप अल्कोहल के साथ करें, ठीक है। तो फिनॉल का अगर कंपैरिजन अल्कोहल के साथ करेंगे तो अल्कोहल की pKa की वैल्यू क्या निकल रही है, 15 से 18 तक, ये इसकी रेंज है। और फिनॉल की क्या है, 10। अब अल्कोहल जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, फिनॉल की जो है इसकी वैल्यू कम है, 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कम वैल्यू है फिनॉल की, तो फिनॉल जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है किसके मुकाबले में, अल्कोहल के मुकाबले में। फिनॉल जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है किसके मुकाबले में, अल्कोहल के मुकाबले में। ठीक है भाई।
अच्छा, ये तो इनका कंपैरिजन हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, इथोक्साइड आयन और फिनोक्साइड आयन, इनका कंपैरिजन भी, उसको भी ज़रा देख लें। फिनोक्साइड आयन और इथोक्साइड आयन, इथोक्साइड आयन, इनका कंपैरिजन भी आप देख लें ज़रा। ये हमारे पास फिनोक्साइड आयन कौन सा है, ये वाला, जिसमें सिर्फ O लगा हुआ, H उसका निकल गया, H निकल गया, OH था ना ये, OH, H निकल गया, सिर्फ O बचा, ये फिनोक्साइड आयन है। अब इथोक्साइड आयन को अगर हम देखें तो इसके नाम से देख लें, इथोक्साइड, ये किससे बना है, ये बना है इथाइल अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से, CH3, CH2 और ये OH, यहाँ से भी H रिमूव होगा, ठीक है, H रिमूव होगा ये। अब ये H रिमूव होगा तो ये क्या बनेगा, CH3, CH2 और सिर्फ O, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ये जो हमारे पास है ये क्या कहलाता है, ये इथोक्साइड आयन है। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जाता है ना, वो स्टेबिलिटी का किया जाता है कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है। ये भी देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच वन इज स्टेबल, कौन सा स्टेबल है भाई। फिनोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है या इथोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है, दोनों में से स्टेबल कौन सा है, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि इथोक्साइड आयन जो है वो लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है, और ये फिनोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है, फिनोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है। ये लेस स्टेबल है, ये स्टेबल है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह है एक चीज़ की, और वो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फिनोक्साइड आयन, और मैं इसको ज़रा देख लूँ कि ये नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, ये घूमता रहता है। आपको याद है इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ख़ास तौर पे हमने जो है उसको देखा था, रिसोनेंस के कॉन्सेप्ट को देखा था, रिसोनेंस, रिसोनेंस, रिसोनेंस का मतलब ही ये होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज की हरकत। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकला है, ये ऑक्सीजन आयन नेगेटिव है, ये तो ये जो चार्ज है इसका ऑक्सीजन आयन का, ये वाला, ये सर्कुलेट करता रहेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। इसकी ये जो हरकत है, इसी चार्ज की ये जो मुस्तकिल हरकत है, इसको एक नाम देते हैं डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन इसको कहा जाता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज। इस डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से ये फिनोक्साइड आयन जो है वो क्या है, वो स्टेबल है। सिर्फ यही थोड़ी ना बताना होगा कि भाई ये जो है वो इथोक्साइड आयन जो है वो लेस स्टेबल है और जो है वो फिनोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है, तो इसके पीछे वजह क्या है, वजह बता दीजिए। इसके पीछे वजह यही है कि यहाँ पर जो है वो चार्ज मुस्तकिल हरकत में है, यानी कि रिसोनेंस है यहाँ पर फिनोक्साइड आयन में, ठीक है भाई। फिर अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स वगैरह इंशाल्लाह अगले पार्ट में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।